हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट विथ सीपीएस। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे सीपीएस के और आगे क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15। सपोज अ डॉटर न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियर डिके इज इटसेल्फ radioactive. Let lambda p and lambda d be the decay constant of the parent and daughter nuclei. Also, Np and Nd be the number of parent and daughter nuclei at time t. Find the condition for which number of daughter nuclei become constant. तो है क्या यहाँ पर, एक parent nucleus है and it is converting into a daughter nucleus, और ये daughter nucleus खुद radioactive है, तो it is getting converted into a granddaughter nucleus एक तरीके से। तो वो पूछ रहा है कि लेट लेमडा पी एंड लेमडा डी बी द डिके कांस्टेंट ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस। तो इसका डिके होने का जो रेट है वो लेमडा पी है और इसके डिके होने का रेट जो है वो लेमडा डी है। एनपी एंड एनडी आर द नंबर ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस। तो इसके नंबर एनपी है, इसका नंबर एनडी है एट एनी गिवन मोमेंट। फाइंड द कंडीशन फॉर विच नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम कांस्टेंट, इसका मतलब है कि ये जो डी है इसके फॉर्मेशन का रेट और इसके डिके का रेट सेम होना चाहिए, तभी इसका नंबर कांस्टेंट हो पाएगा। तो डी एन डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी एन डी बाई डी टी जो होगा वो होगा जिस रेट से ये डिके हो रहे होगा, पी डिके हो रहा होगा उस रेट से ये फॉर्म होगा। तो लेमडा पी इंटू एन पी, क्योंकि डी एन पी बाई डी टी जो होगा इट विल बी माइनस लेमडा पी इंटू एन पी। तो डी एन डी बाई डी टी इसके डिके का रेट इसके फॉर्मेशन के रेट के बराबर होगा और साथ में ये डिके हो रहा है, तो माइनस लेमडा डी एन डी। तो ये ज़रा मतलब समझेंगे इस बात का जो किया हमने कि इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखेंगे। नॉर्मली जो हम कर रहे थे अभी तक कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो डिके हो रहा था दूसरे न्यूक्लियस में, लेकिन अब क्या होगा कि एक गिवन न्यूक्लियस जो है वो डिके हो रहा है एक न्यूक्लियस में, साथ में वो फिर एक ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियस में डिके हो रहा है। इट इज डिकेइंग इनटू ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो है डी एन डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू लेमडा पी एन पी माइनस लेमडा डी एन डी। दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस and this is rate of conversion of daughter nucleus into granddaughter nucleus। तो वो बोल रहा है कि find the condition for which number of daughter nuclei become constant। तो number of daughter nuclei constant होने के लिए this should be 0। तो मतलब lambda p n p should be equal to lambda d n d, तब daughter nucleus का नंबर constant रहेगा उस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई की तो। Next, moving forward, question number 16. A radioactive sample decays with average life of 20 millisecond। अब average life मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसका फॉर्मूला याद करने को। average life is 1 upon lambda। ध्यान देंगे there is difference between average life and half life। half life is ln 2 upon lambda, average life is 1 upon lambda। तो a radioactive sample decays with average life of 20 millisecond। A capacitor of capacitance 100 microfarad is charged to some potential and then plates are connected through resistor R. What should be the value of R so that ratio of charge on capacitor to the activity of radioactive sample remains constant with time। तो हमें ये दे रखा है, ये 20 मिली सेकेंड है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड पर सेकेंड डीपी पर सेकेंड। तो फिर ये अगर देखेंगे तो ये लेमडा की वैल्यू पता चल गई मुझे। तो अगर शुरुआत में ये जो भी नंबर है कुछ टाइम के बाद n विल बी इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये हमने डिराइव किया है पिछली क्लास में। अब वो बोल रहा है एक कैपेसिटर है और वो एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है और ये डिस्चार्जिंग सर्किट याद हो अगर आपको, तो डिस्चार्जिंग सर्किट है, इस पे पहले प्लस क्यू माइनस क्यू है, फिर ये डिस्चार्ज होने लगेगा जैसे स्विच क्लोज करेंगे। तो इस पे जो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आता है वो आता है इनिशियल चार्ज इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी, अगर ये याद हो, वेर दिस लेमडा इज ई की पावर माइनस ये जो लेमडा आ जाता है वो आ जाता है माइनस टी अपॉन टाउ, सॉरी ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ,
और टाउ हो जाता है RC इन दिस केस। तो हमें बताना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R, व्हाट शुड द, सो दैट रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, एक्टिविटी का भी यही रिलेशनशिप होता है क्योंकि एक्टिविटी इज n इंटू लेमडा, तो A विल बी इक्वल टू A नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, दोनों तरफ लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q अपॉन A ये कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन A नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। नाउ ये कांस्टेंट तभी रह सकता है, ये हो जाएगा Q अपॉन A नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी प्लस टी अपॉन टाउ। तो ये नंबर जो है इसमें कैपिटल Q कांस्टेंट है, A नॉट कांस्टेंट है, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट तभी रह सकती हैं जब ये वाला टर्म एक तरीके से इसमें टाइम ना बचे। तो इसमें टाइम तब नहीं बचेगा जब इसका न्यूमरेटर एक तरीके से जीरो हो जाएगा, तो मतलब लेमडा टी शुड बी इक्वल टू टी अपॉन टाउ, तो लेमडा शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन टाउ, तो लेमडा शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन RC। तो लेमडा की वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू C की वैल्यू दी है 100 माइक्रोफेराड, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो R विल बी इक्वल टू, ये देखेंगे अगर तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 4 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 4 आया ये, एंड 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा R विल बी इक्वल टू 10 की पावर 7 अपॉन 20, तो ये 10 की पावर 6 अपॉन 2, तो R विल बी इक्वल टू 0.5 मेगा ओम, 0.5 मेगा ओम एक तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कैन डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज T1 and that of the second process is T2. Show that the effective half life of the nucleus is given by 1 upon T is equal to 1 upon T1 plus 1 upon T2। तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस डिके, मतलब एक गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल दो अलग अलग डिके दिखा रहा है साइमल्टेनियसली। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा X है, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट मतलब दो रेडियो एक्टिव डिके दिखा रहा है वो, फॉर एग्जांपल Y1 एंड Y2 इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हो सकता है ये अल्फा डिके दिखा रहा है और साइमल्टेनियसली बीटा डिके भी दिखा रहा है। तो बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज T1 एंड हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड प्रोसेस इज T2, देन द इफेक्टिव हाफ लाइफ T ऑफ द न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस की टोटल इफेक्टिव हाफ लाइफ। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये डिके होने का रेट हो जाएगा एक तरीके से डी NX बाई dt, मतलब इसका नंबर अगर NX है तो dNX बाई dt विल बी इक्वल टू लेमडा 1 NX प्लस लेमडा 2 NX, मतलब ये वाला ये डिके होने का रेट होगा अगर इसका जो डिके कांस्टेंट है वो लेमडा 1 है तो ये डिके होने का रेट लेमडा 1 NX होगा और ये डिके होने का रेट लेमडा 2 NX होगा। तो ये क्योंकि Y1 में भी डिके हो रहा है, Y2 में भी डिके हो रहा है और साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो टोटल डिके का रेट दोनों डिके के रेट्स का एक तरीके से एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर dNX बाई dt विल बी इक्वल टू लेमडा 1 NX प्लस लेमडा 2 NX। तो ये अगर देखेंगे तो यहां पर जो लेमडा इफेक्टिव आ गया एक तरीके से, इट विल बी इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, दिस इज लेमडा इफेक्टिव। तो लेमडा इफेक्टिव हो जाएगा ln2 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव, दैट विल बी इक्वल टू ln2 अपॉन T1 प्लस ln2 अपॉन T2। तो ln2 हर जगह से कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन टी हाफ इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, a factory produces a radioactive substance A at constant rate R which decays with decay constant lambda to form a stable substance. Find the number of nuclei of A and number of nuclei of B at any time t assuming the production of A starts at t is equal to 0। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, देखेंगे ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स, तो यहाँ पर एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री जो है
ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्रिएट कर रही है ए एट कांस्टेंट रेट आर विच डिकेज विद डिके कांस्टेंट लैम्डा, फिर ये डिके कर रहा है विद डिके कांस्टेंट लैम्डा टू फॉर्म अ स्टेबल सब्सटेंस, कुछ स्टेबल सब्सटेंस बी बन रहा है फॉर एग्जांपल। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए and number of nuclei of B at any time t assuming production of A starts at t is equal to 0। तो t is equal to 0 में A का कोई मतलब एक तरीके से अमाउंट प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, फैक्ट्री जो dNA by dt होगा, मतलब d टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A का रेट ऑफ चेंज जो होगा dNA by dt, इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A माइनस रेट ऑफ डिके ऑफ ए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए जो होगा वो आर है और रेट ऑफ डिके ऑफ ए जो होगा वो होगा लैम्डा एन ए। मतलब अगर किसी गिवन टाइम पे इसका नंबर एन ए है तो ये आर रेट से फॉर्म हो रहा है और ये डिके हो रहा है, जो डिके होने का रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फॉर्मेशन का रेट जो है वो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। तो डी एन ए बाई डी टी इज आर माइनस लेमडा एन ए। अब यहाँ से आप एन ए का नंबर निकाल सकते हैं कैसे, डी एन ए अपॉन आर माइनस लेमडा एन ए, आर माइनस लेमडा एन ए इज इक्वल टू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट डालेंगे यहाँ एन ए की 0 से लेकर एन ए और ये 0 से लेकर टी, तो ये आ जाएगा एल एन आर माइनस लेमडा एन ए अपॉन माइनस लेमडा लिमिट 0 से लेकर एन ए दैट इज इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगा एल एन आर माइनस लेमडा एन ए, आर माइनस लेमडा एन ए अपॉन आर दैट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। तो ये आ जाएगा आर माइनस लेमडा एन ए अपॉन आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो आर माइनस लेमडा एन ए इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो एन ए विल बी इक्वल टू आर कॉमन 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन लेमडा। तो ये एन ए की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टी को 0 डालेंगे तो 0 आ रहा है, तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे टी को इन्फिनिटी डालेंगे तो ये आर अपॉन लेमडा निकल के आ रहा है। तो मतलब ये एक कांस्टेंट नंबर को अटेन कर लेगा इनफाइनाइट टाइम में। इनफाइनाइट टाइम के बाद इसका नंबर एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ दूसरा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी। तो बी का नंबर फाइंड करने से पहले ए का नंबर फाइंड करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो डी एन बी बाई डी टी है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, इट विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू एन ए। मतलब रेट ऑफ डिके ऑफ ए के बराबर होगा डी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब इसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो डी एन बी बाई डी टी विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू आर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन लेमडा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और बी का नंबर निकालने के लिए डी एन बी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी डी टी लिख सकते हैं इस तरीके से, और दोनों साइड कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो लिमिट चला गया, शुरुआत में 0 है, 0 से एन बी और ये गया 0 से टी, तो ये आ गया एन बी इज इक्वल टू आर कॉमन टी 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा, लिमिट चला गया 0 से लेकर टी तक। तो एन बी की वैल्यू जो हो गई इट विल बी आर इंटू टी प्लस ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन लेमडा। सो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक मिनट सॉरी, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे टी, तो अपर लिमिट डालेंगे टी, तो ये जो आएगा, हाँ टी जब अपर लिमिट डालेंगे तो ये आएगा टी प्लस ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन लेमडा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये 0 आएगा और ये आएगा 1 अपॉन लेमडा। मतलब यहाँ ई की पावर 0 डालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 अपॉन लेमडा। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ atoms of या the number of nuclei of B as a function of time, and this was number of nuclei of A as a function of time। तो इस तरीके के सवाल आप केमिस्ट्री में भी करते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 मैं करा नहीं रहा हूँ, अगर आपको पूछना है तो लाइव सेशन में पूछ सकते हैं इफ़ यू वांट, क्योंकि इस टाइप का सवाल केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। इस टाइप का सवाल अगर आप चाहेंगे तो मैं लाइव सेशन में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम इंटरवल आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ रेडियो, नहीं ये भी साथ में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ 21 जो है वो एनर्जी रिलीज व्हेन 3 अल्फा पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म अ C12 न्यूक्लियस। नाउ C12 न्यूक्लियस जो होता है, C12 न्यूक्लियस और 4 अल्फा पार्टिकल मिलके एक C12 न्यूक्लियस बना रहे हैं, तब एनर्जी रिलीज हमें बतानी है कि 3 अल्फा पार्टिकल। 3 अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है He42, तो ये मिलके बना रहे हैं C12 तो ये अगर देखेंगे हमें क्या दिया है? एटॉमिक मास ऑफ He दिया है, एटॉमिक मास He का दिया है, लेकिन हमें यहाँ न्यूक्लियर मास लेना होता है एक तरीके से। यहाँ 3 मास न्यूक्लियर मास ऑफ He होगा और इस साइड होना चाहिए न्यूक्लियर मास ऑफ कार्बन, लेकिन हमें न्यूक्लियर मास ऑफ कार्बन एग्जैक्टली पता नहीं है, हमें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पता है एंड एटॉमिक मास ऑफ हीलियम पता है हमको। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 12 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ये 3mHe हो जाएगा और ये मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस हो जाएगा। तो 3 टाइम्स मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई एंड मास ऑफ कार्बन। तो ये अगर देखेंगे तो मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई होता है 12 AMU और इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 4.002603। ये एग्जैक्टली 12 AMU होता है। तो यहाँ से आया 9 0 6 3 18 कैरी 1 3 2 6 1 7 0 0 4 3 12। तो ये देखेंगे तो LHS का मास ज़्यादा है RHS के मास से, तो देर इज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट हो जाएगा दिस माइनस दिस। ये जब एक्चुअली हमें निकालना है 3 टाइम न्यूक्लियर मास ऑफ हीलियम माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ कार्बन। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्चुअली इनका सब्ट्रैक्शन इनके एटॉमिक मास के सब्ट्रैक्शन के बराबर है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये निकल के आ रहा है 0.007809 AMU। तो ये एटॉमिक मास ये मास डिफेक्ट निकल के आ रहा है। तो मास डिफेक्ट अगर इतना है तो Q वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 914 × 0.007809, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 914 × 0.007809 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो 914 × 0.007809 तो ये करीब करीब आ रहा है 7.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, इस प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल A1 एंड A2 एट एनी टाइम T1 एंड T2 एट टाइम T2 ग्रेटर देन T1, द मीन लाइफ इज T, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हाँ देखेंगे तो यहाँ पर बात है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसकी T1 टाइम के बाद शुरुआत में, मतलब ये X था फॉर एग्जांपल, ये Y में कन्वर्ट हो रहा है। तो शुरुआत में इसका नंबर, इसकी एक्टिविटी कुछ A0 होगी एट T = 0। एट T = T1 इसकी एक्टिविटी है A1 एंड एट T = T2 इसकी एक्टिविटी है A2। तो A1 विल बी इक्वल टू A0 e की पावर माइनस लैम्डा T1 एंड A2 विल बी इक्वल टू A0 e की पावर माइनस लैम्डा T2। जो भी शुरुआत में एक्टिविटी होती है उसका किसी टाइम T पे एक्टिविटी के साथ ये रिलेशनशिप होता है। तो हमें बताना है A1 और A2 में रिलेशनशिप। तो एक काम करिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन आ जाएगी A2 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा T2 अपॉन e की पावर माइनस लैम्डा T1।
तो A2 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू ई की पावर लेमडा T1 माइनस लेमडा T2। तो लेमडा की जगह 1/T½ लिखा जा सकता है, 1/T एवरेज लिखा जा सकता है। लेमडा इज 1/T, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ उसने T दे रखी है, तो ये हो जाएगा ई की पावर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T। तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी, तो सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ थियरी इसकी देखेंगे जो बची हुई है हमारी। तो एक छोटा सा थियरी का पार्ट वो है पेयर एनाहिलेशन। तो ये कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है पेयर एनाहिलेशन पे, तो क्या मीनिंग है इस बात का। तो इस बारे में हमने जब बीटा डिके हम कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे पार्टिकल एंटी पार्टिकल, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर की हम बात कर रहे थे कि जब एक पार्टिकल अपने काउंटर पार्ट एंटी पार्टिकल से मिलता है, एक पार्टिकल अपने काउंटर पार्ट एंटी पार्टिकल से मिलता है, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर एनर्जी, वो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर एक दूसरे को एनहाइलेट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, या फिर प्योर लाइट से पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर है, तो आप इनको अगर ये दोनों मिलेंगे एक दूसरे से तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर एनर्जी, या फिर प्योर एनर्जी से आप इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू फोटॉन्स एक तरीके से। तो सवाल है यहाँ की पेयर एनाहिलेशन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कभी कभी पूछता है उस पर सवाल, या फिर कितनी एनर्जी से हम पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट यही है कि जब पेयर एनाहिलेशन होगा तो टोटल मास जो है वो गायब हो जाएगा एक तरीके से। तो इसका मास जो है me, इसका मास भी me के बराबर ही है, तो ये मास जो है वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटॉन्स में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो मास डिफेक्ट जो आया इस प्रोसेस में, ये पेयर एनाहिलेशन में, वो आ गया 2me का, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर अगर मीट करता है तो देन इट इज ऑफ 2me। तो 2me का मास डिफेक्ट जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, अगर वो देखेंगे तो इट विल बी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, और AMU में अगर देखेंगे तो इट विल बी 931 इंटू जो भी मास डिफेक्ट आया है इन AMU, तब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट आएगा, तब ये डेल्टा ये जो है AMU में होगा। तो यहां पर अगर देखेंगे या तो आप मास ये जूल में निकाल लीजिए, या फिर इसके मास को AMU में निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन के मास को। तो बल्कि ये याद भी रख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU कितना होता है। kg में तो हमको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है kg में वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये होता है, हाँ, तो ये होता है केजीज में, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU जो होता है वो करीब करीब 0.00055 AMU होता है, मतलब 3 0 और उसके बाद 55 AMU। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU एक तरीके से होता है। हाँ, तो यहाँ पर अगर पेयर एनाहिलेशन में एनर्जी निकालेंगे तो वो डेल्टा क्यू AMU में निकालनी है, तो 931 इंटू 2 टाइम्स 0.00055 AMU एक तरीके से ये होगा। तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 931 इंटू 5 to the 10 कैरी 1, 5 to the 10 1 11 0 0 0.00। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी, हाँ, तो जो एनर्जी रिलीज होगी ये कैलकुलेशन कर लें अगर, तो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी 931
इंटू 0.0011, तो ये आ रही है 1.0241 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तरीके से इतनी एनर्जी होगी। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, उसमें मैं ये 914 डाल दिया था, वो ध्यान देंगे 914 नहीं होगा, इट विल बी 931। एक AMU में 931 एनर्जी होती है। 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो कैलकुलेशन एक बार करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पेयर एनाहिलेशन पे अगर क्वेश्चन आया तो इट इज नथिंग बट मास डिफेक्ट का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फिशन। तो ये मैंने NCERT से ये टेक्स्ट उठाया है, तो देखेंगे ये टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है मेनली। तो न्यूक्लियर फिशन इज अ प्रोसेस इन विच इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हेवियर न्यूक्लियाई व्हेन डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इट गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ध्यान देंगे देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिशन। रेडियो एक्टिविटी में ऑटोमेटिकली होता है, वो एक तरीके से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट न्यूक्लियर फिशन में हम अपनी तरफ से कुछ एक्सटर्नल यूजुअली न्यूट्रॉन्स को भेजते हैं और वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करते हैं। प्रोटॉन्स को इसलिए नहीं क्योंकि प्रोटॉन्स खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के नज़दीक पहुंचना प्रोटॉन का इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि रिपेल करेगा एक तरीके से न्यूक्लियस को। तो न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन कंपैरेटिवली आसान होता है। तो न्यूक्लियस की तरफ न्यूट्रॉन भेज के हम उसको रेडियो एक्टिव उसमें इम्बैलेंस कॉज कर सकते हैं और उस इम्बैलेंस की वजह से वो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इस दौरान देयर विल बी सम मास डिफेक्ट, और ये मास डिफेक्ट जो है एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा। इस एनर्जी को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट एक बार पढ़ेंगे प्लीज, जो लिखा है इस पूरे टेक्स्ट में कि soon after discovery of न्यूट्रॉन बाय चैडविक, एनरिको फर्मी फाउंड दैट 1932 के अराउंड में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो एनरिको फर्मी जिनका एटॉमिक बॉम्ब की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल था और जिनके हमने पहले भी बात की है बीटा डिके में, तो एनरिको फर्मी फाउंड दैट व्हेन न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्डेड वेरियस एलिमेंट new radioactive element are produced. However, when neutrons was bombarded on a uranium target, the uranium nucleus broke into two nearly equal fragments, releasing great amount of energy. An example of such reaction, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। तो देखेंगे कि यूरेनियम, ये रिएक्शन याद भी रखनी है आपको कि यूरेनियम 235 92 प्लस न्यूट्रॉन, उससे एक न्यूट्रॉन आके अगर टकराता है उस यूरेनियम न्यूक्लियस से, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेरियम 144। पहले वो यूरेनियम 236 92 में कन्वर्ट होता है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेरियम 144 प्लस क्रिप्टन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स, और पहली बात ये न्यूट्रॉन जो है दे शुड बी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, मतलब ज्यादा स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, कम स्पीड पे होने चाहिए न्यूट्रॉन्स। अगर ज्यादा स्पीड पे होंगे तो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, कम स्पीड पे होने चाहिए। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हमें किसी तरीके से बनाने पड़ते हैं। अब तो ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए जो न्यूक्लियस के अंदर जो है मॉडरेटर यूज किया जाता है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब में या न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर इज यूजुअली हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब होता है D2O। और भी होते हैं मॉडरेटर्स, लेकिन D2O बहुत कॉमन मॉडरेटर है। उसमें मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है एक तरीके से। ड्यूटीरियम ऑक्सीजन के साथ जो ये कंपाउंड बनाएगा, तो D2O इज कॉल्ड हैवी वाटर। तो हैवी वाटर मॉडरेटर की तरह यूज होता है, मतलब हैवी वाटर से अगर आप न्यूट्रॉन्स को पास करेंगे तो वो ऑलमोस्ट उतनी एनर्जी गेन करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियर फिशन कॉज करने के लिए। तो मतलब स्लो डाउन हो जाते हैं। अब क्यों स्लो डाउन होते हैं D2O से पास करने पे, वो हमने पढ़ा हुआ है, वो हमने पढ़ा था न्यूक्लियर कोलिजन में, अगर याद हो एटॉमिक फिजिक्स में, कि जब न्यूक्लियर कोलिजन्स होते हैं तो एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम एनर्जी पे नहीं आ सकता हमारा
जो भी एटम या न्यूक्लियस है, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं जब D2O से पास कराए जाएंगे तो जब उनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होगी तब तक वो अपनी एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम पे वो हमेशा इलास्टिक कोलिशन करेंगे, क्योंकि तब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कॉज नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। याद हो अगर, ये हमने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा था। तो मॉडरेटर जो है वो D2O से पास किया जाता है न्यूट्रॉन्स को, तो वो स्लो हो जाते हैं, इतने स्लो हो जाते हैं कि यूरेनियम के न्यूक्लियस को यूरेनियम 235 को से वो इंटरैक्ट करके बेरियम और क्रिप्टन और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऐसा नहीं है कि केवल बेरियम और क्रिप्टन ही हमेशा निकलेंगे यूरेनियम 235 के डिके से। जैसे ये दूसरी रिएक्शन है यूरेनियम 235 से कि उसमें Sb और Nb और 4 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, और एक दूसरा है जिसमें Xc Sr और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन्स का किस तरीके का इंट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके की न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दिखा सकता है। तो जो सबसे फेमस रिएक्शन है वो ऊपर वाली है, बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स वाली। तो यहां पर ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे वो फर्दर 3 न्यूक्लियस से फिर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, फर्दर यूरेनियम के 3 न्यूक्लियस से और ज्यादा इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या कि उसकी वजह से 3 न्यूक्लियर रिएक्शन और हो सकती हैं। तो यहां पर फिर जो फिनोमिना कॉज होता है उसे बोला जाता है चेन रिएक्शन। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये हमारा एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, इससे एक न्यूट्रॉन आके टकराया, अगर फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रॉन आके इससे कोलाइड किया तो ये 3 न्यूट्रॉन्स इसने पैदा किए। बेरियम क्रिप्टन तो पैदा किया ही किया, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स पैदा किए। फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं ये फर्दर 3 यूरेनियम से टकराएंगे और ये फर्दर हर एक उसमें 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे। फिर ये फर्दर ये न्यूट्रॉन यूरेनियम, फिर क्योंकि यूरेनियम तो पूरे उसमें प्रेजेंट है, फिर से ये 3 पैदा करेगा, 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 मतलब हर न्यूक्लियस जो है वो 3 पैदा करेगा। अब अगर ये रिएक्शन हमने होने दी तो क्या होगा कि शुरुआत में तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, लेकिन लेटर ऑन बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ। तो जो एनर्जी रिलीज्ड है पर रिएक्शन में, जो एनर्जी रिलीज्ड है वो बढ़ने लगेगी, मतलब पर सेकेंड एनर्जी बढ़ने लगेगी जो रिलीज होगी। तो ये एक तरीके से अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो इसको चेन रिएक्शन बोला जाता है, और इसमें एक बहुत ज़्यादा एनर्जी एक बहुत कम टाइम में एक तरीके से रिलीज हो रही है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम टाइम में रिलीज होगी अगर ये चेन रिएक्शन हुई तो दिस चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन एटम बॉम्ब। एक तरीके से एटम बॉम्ब में यूज होता है ये चेन रिएक्शन। एटम बॉम्ब मतलब जो बनाया जाता है उसमें हमें क्या चाहिए, हमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन चाहिए। एक्सप्लोजन का मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जानी चाहिए बहुत छोटे टाइम में। तो ये एटम बॉम्ब का बेसिक एक तरीके से ये चेन रिएक्शन ही है कि हम एक यूरेनियम का जैसे सैंपल है उसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को कोलाइड कराएंगे, और एक रिएक्शन जब होगी पहली, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे, फिर वो 9 न्यूट्रॉन्स पैदा करेंगे, फिर वो 27, फिर वो 81, और ऐसे करके बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी बहुत कम टाइम में। तो दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। नाउ हमें लेकिन इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है मतलब अगर मैं इसको कंट्रोल कर लूँ तो फिर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी केवल निकले फिक्स टाइम इंटरवल में, मतलब एक तरीके से उसका रेट कांस्टेंट हो अगर, तो फिर ये हमारे बेनिफिट के लिए भी यूज़ की जा सकती है, और वो यूज़ किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर में। तो एटॉमिक रिएक्टर जो है वो क्या करता है, उसमें बेसिक रिएक्शन यही होती है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब
3 न्यूट्रॉन जो पैदा हुए हैं उसमें 2 न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, और वो एब्जॉर्व करने के लिए होती है हमारे पास कंट्रोलिंग रॉड्स। तो कंट्रोलिंग रॉड्स जो है ये जो है एब्जॉर्व करती है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को। यूजुअली कार्बन, कैडमियम या बोरॉन की कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं, कार्बन, कैडमियम या बोरॉन की कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं। तो कंट्रोलिंग रॉड्स की खासियत ये होती है कि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व कर लेती है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्व किए जा सकते हैं, और ये फिर फर्दर ये एक तरीके से ये वाली रिएक्शंस होंगी ही नहीं अगर ये न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्व हो जाएंगे। तो ये न्यूट्रॉन पैदा हुआ, फिर अब ये 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी एब्जॉर्व हो जाएंगे, फिर ये 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो लगातार एक एक न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब होता जाएगा, कंटिन्यूअसली जो है एक एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता जाएगा, एक एक न्यूट्रॉन ही पैदा होगा, बाकी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक कंट्रोल्ड वे में एनर्जी निकलेगी। यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ऐसा नहीं एटम बॉम्ब की तरह एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, एक कंट्रोल्ड वे में एनर्जी निकलेगी। तो कंट्रोल्ड वे में एनर्जी जो निकलती है तो वो हम रिएक्टर में यूज करते हैं, एटॉमिक रिएक्टर। तो एटॉमिक रिएक्टर में इस एनर्जी को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो हम एटॉमिक पावर प्लांट बोलते हैं। तो एक तरीके से एटॉमिक पावर, ज़रूरी नहीं है ये यूरेनियम वाला ही पावर प्लांट हो, जैसे इंडिया में ज़्यादातर एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो थोरियम के हैं, वहाँ थोरियम यूज़ किया जाता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है। तो यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, एनर्जी इसलिए रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड का मास है और जो राइट हैंड साइड का मास है वो बराबर नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी कि यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 235 92, इससे एक न्यूट्रॉन टकराएगा, तो ये कन्वर्ट हो रहा है बेरियम और क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स में। तो बेरियम है 14456 और क्रिप्टन है 8936 और ये न्यूट्रॉन हो गया 10। तो यहाँ LHS का जो मास है और RHS का जो मास है वो बराबर नहीं होता है, देयर इज मास डिफरेंस बिटवीन देम। तो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करना चाहें हम, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज भी हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इनके मासेस होते क्या हैं। जैसे यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर मास क्या होता है, और बेरियम का क्या होता है, और क्रिप्टन का क्या होता है। न्यूट्रॉन का तो हमें पता है, जो AMU में उसका मास होता है। तो अगर इनके मासेस देखना चाहें हम, तो इनकी वैल्यू से भी हम देख सकते हैं कि ये LHS और RHS पे मास बराबर नहीं होते हैं। तो इनके मासेस जो हैं, यूरेनियम 235 का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 235.0439, और न्यूट्रॉन का मास होता है, AMU में ये सारी बात हो रही है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0087 AMU अप्रॉक्सीमेटली। और बेरियम, क्रिप्टन का मास होता है, बेरियम का मास होता है 140.9139, और क्रिप्टन का मास होता है 91.8973 AMU, 91.8973 AMU। और फिर न्यूट्रॉन का मास वापस 1.0087 AMU, 1.0087 AMU। तो ये एक तरीके से मासेस हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो LHS का जो मास आएगा वो आएगा दिस प्लस दिस, और RHS का मास इनका एडिशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो LHS का जो मासेस का एडिशन है वो आ रहा है 235.0526, और RHS के जो इनका मासेस का एडिशन आ रहा है, यहाँ पर एटॉमिक मासेस दिए होते हैं और एटॉमिक मासेस को ही हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 92 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा तो यहाँ 56 और यहाँ 36 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, तो इनके न्यूक्लियर मास प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास ही बन जाएगा। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए यहाँ सिंपली एटॉमिक मासेस को भी ऐड किया जा सकता है। तो RHS का जो मास निकल के आता है यहाँ, वो निकल के आता है 236.0526, और ये आता है 235.8375 AMU। मतलब LHS का मास ज़्यादा है, RHS का मास कम है, तो देयर इज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर,
तो मास डिफेक्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है 0.2153 AMU। निकाल के देख सकते हैं आप, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी कुछ, जो ये एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी 931 इंटू 0.2153 AMU। तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकल के आती है करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी रिलीज होती है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस रिएक्शन में। तो इस तरीके से देखना आना चाहिए। तो ये याद भी रखना है आपको इस रिएक्शन में। अब हर रिएक्शन में वैसे अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये सबसे फेमस रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में 235 यूरेनियम 235 जब ये न्यूट्रॉन इससे टकराता है और बेरियम क्रिप्टन निकलते हैं और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स, तो जो इसकी क्यू वैल्यू है इट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रखना है बेटा हमें, ठीक है। हाँ, जैसे ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, तो इसको देखेंगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उससे हम एनर्जी का यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक टरबाइन को घुमाना होता है, और वो टरबाइन जो है जनरेटर से कनेक्टेड होती है, उससे वो लूप घूमता है जो हमने EMI में किया है कि लूप रोटेट होगा तो उससे फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसके अक्रॉस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये कैसे किया जाता है देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो वहाँ पर एक रिएक्टर कोर दिखा रखा है। तो रिएक्टर कोर का मतलब है उसमें यूरेनियम प्रेजेंट है, जो भी मतलब रेडियो एक्टिव जो भी हमारा जिसका हमें न्यूक्लियर फिशन करना है वो प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियर फिशन और उसके अंदर फिर कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं, मॉडरेटर होता है जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है। तो फिर वहाँ से जो है अगर आप देखेंगे तो पानी एंटर कर रहा है उस न्यूक्लियर रिएक्टर को और फिर पानी बाहर निकल रहा है। तो पानी जो एंटर करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर को, वहाँ उसमें एक तरीके से पाइप्स होंगी, तो पानी एंटर करके बाहर निकलेगा। तो वो बाहर जो निकलेगा तो पानी गर्म हो जाएगा। फिर वो गर्म पानी को जो है एक स्टीम जनरेटर में पास किया जा रहा है, फिर वहाँ स्टीम पैदा होगी और वो स्टीम हाई एनर्जी की स्टीम वो टरबाइन से वो टकराई जाएगी, और टरबाइन से टकरा के वो जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर से वो टरबाइन कनेक्टेड है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और वो जो स्टीम आई थी वो टरबाइन से टकरा के अपनी एनर्जी लूज कर देगी, और फिर उसको ठंडा करके वापस से पंप के थ्रू वापस जो स्टीम जनरेटर था वहाँ वापस पहुँचा दिया जाएगा। तो फिर ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी देगा, उससे पानी गर्म किया जाएगा, फिर पानी से स्टीम प्रोड्यूस की जाएगी और स्टीम्स को टरबाइन से टकराया जाएगा, और टरबाइन रोटेट होगी तो उससे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये साइकिल फिर कंटिन्यूसली की जाती है। बहुत जगह वाटर यूज़ ना करके जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो जा रहा है, तो वाटर यूज़ ना करके लिक्विड सोडियम भी यूज़ करते हैं अब जो नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, क्योंकि लिक्विड सोडियम और अच्छा कंडक्टर होता है कंपेयर टू वाटर। तो वो ज़्यादा अच्छे से हीट एब्जॉर्व कर पाता है, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी और ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर पाता है। तो फिर ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर पाएगा तो वाटर को, जो स्टीम जनरेटर में वाटर है उसको और ज़्यादा हीट वो दे पाता है एक तरीके से, ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिजन और फ्यूजन ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। फिजन यूजुअली बड़ा न्यूक्लियस, कोई बड़े साइज का न्यूक्लियस वो टूटता है छोटे न्यूक्लियाई में, तब उसे न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो फ्यूजन तब होता है जब छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जो हमारा एक वो ग्राफ था स्टेबिलिटी वर्सेस उसका, अगर ग्राफ देखें आप तो ये कुछ इस तरीके से था, ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वर्सेस इसका ग्राफ अगर याद हो आपको। तो छोटे न्यूक्लियाई जो है वो बड़े न्यूक्लियस में, मीडियम साइज न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, और बड़े न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, मीडियम साइज न्यूक्लियस में मतलब। तो क्योंकि जो बीच के न्यूक्लियाई हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, छोटे न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हैं और बहुत बड़े न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हैं। तो
ये जो है दिस इज फ्यूजन एंड दिस इज फिशन। छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर बड़ा मीडियम साइज न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, दैट इज फिशन। और बड़े न्यूक्लियाई ब्रेक होके छोटे मीडियम साइज न्यूक्लियस बनना चाहता है, दैट इज फिशन। तो फ्यूजन और फिशन ये दो प्रोसेस है हमारी। तो ये अगर देखेंगे ध्यान से तो सन जो है हमारा, जो सन में एनर्जी का सोर्स है या कोई भी स्टार जो है उसमें जो एनर्जी का सोर्स है, इट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। वहां हाइड्रोजन सन मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट पॉसिबल। हाइड्रोजन से ज्यादा सिंपल एलिमेंट कोई पॉसिबल नहीं है। उसमें एक हीलियम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उसमें होता है। तो इट इज सिंपलेस्ट न्यूक्लियस पॉसिबल, सिंपलेस्ट एटम पॉसिबल। तो स्टार इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो वहां क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, कोई जो क्लाउड है, कॉस्मिक क्लाउड जो है, उसमें अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो जाए तो वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म ले लेता है। और वो कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर इनफ कॉम्पैक्ट हो जाए तो उसके अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा पहुंच जाता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर सकती हैं। अब यहां जो बेसिक डिफरेंस है वो समझेंगे जरा। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए, जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए दोनों हाइड्रोजन को बहुत नजदीक आना जरूरी है, लेकिन दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को बहुत नजदीक लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से एक दूसरे को, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई। मतलब आप एक बॉटल में हाइड्रोजन लेंगे और उस बॉटल को हिलाएंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहां न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। इतनी आसानी से नहीं होता न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी कि दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई 10⁻13 मीटर से कम दूरी पे आ सकें। जब उससे कम दूरी पे वो आएंगे, और ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन दे आर हाईली एनर्जेटिक। तो 10⁻13 मीटर से कम दूरी पे आएंगे तो फिर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्टिव हो जाएगा और वो मिलके एक नया न्यूक्लियस बना सकते हैं। तो तभी न्यूक्लियर रिएक्शन, ये फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है। इतना हाई टेम्परेचर की जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, प्रोटॉन्स, वो 10⁻13 मीटर से कम दूरी पे आ सके एक दूसरे से। अगर वो 10⁻11 मीटर पे आके ही रुक गए तो फिर वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। और 10⁻11 मीटर पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनफ नहीं है एक तरीके से। तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब न्यूक्लियर फिजन में जो है, और वो करवाना आसान होता है न्यूक्लियर फिजन, उसमें बस आपको न्यूट्रॉन से कोलाइड करवा देना है। तो और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको पहले से उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को कि वो इतने कम डिस्टेंस पे आ सकें एक दूसरे से। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या अर्थ पे जो टेम्परेचर्स होते हैं नॉर्मली, उनमें नहीं होता है। सन या स्टार्स में जो टेम्परेचर होते हैं, और वो टेम्परेचर जनरेट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल इन द क्लाउड में जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये हो पाता है। तो जब इनफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है स्टार, वो जो क्लाउड जो पहले फैला हुआ था वो अगर कॉम्पैक्ट हो जाता है तो तब उसके अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन शो कर सकता है, कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा पहुंच जाए कि ये उनके बीच का गैप इतना कम हो सके। तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, प्लीज देखेंगे, जो स्टार्स में यूजुअली टेक प्लेस करती है। बहुत सारी रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं वैसे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रिएक्शंस, सम ऑफ द रिएक्शंस। तो जैसे हाइड्रोजन कंबाइन होके ड्यूट्रियम और साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बना रहे हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन है, और रिलीज हो रही है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि मास डिफेक्ट हो रहा है। जो दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास है वो ड्यूट्रियम प्लस पॉजिट्रॉन के मास से ज्यादा है, इसलिए ये एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके गामा प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है पेयर एनहाइलेशन। दिस इज पेयर एनहाइलेशन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्योंकि
इलेक्ट्रॉन बहुत सारे प्रेजेंट है आसपास, तो पॉजिट्रॉन जो भी निकलेगा वो इमीडिएटली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उससे पेयर एनहाइलेशन कर लेगा। फिर अगली रिएक्शन है जो ड्यूट्रियम बना था पहली रिएक्शन में, तो ड्यूट्रियम किसी हाइड्रोजन के साथ मिलके 3He बना रहा है। ये He 4He नहीं है, 3He मतलब हीलियम का एक आइसोटोप है। प्लस कुछ गामा फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दिस इज अगेन ड्यू टू मास डिफेक्ट, मतलब LHS का मास ज्यादा है RHS के मास से। फिर जो फोर्थ रिएक्शन है 3He2 होना चाहिए, वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 3He2 प्लस 3He2 विल गिव 4He2 प्लस 1H प्लस 1H प्लस 12.86। तो यहां पर दो हीलियम के आइसोटोप्स He3 के आइसोटोप्स, दो उनके न्यूक्लियाई मिलके एक He4 का न्यूक्लियस बना रहा है और साथ में दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस बन रहे हैं, मतलब दो प्रोटॉन्स बन रहे हैं, और मास डिफेक्ट की वजह से 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। इन चारों रिएक्शंस को अगर ऐड कर देंगे तो जो फाइनल रिएक्शन है वो नीचे लिखी हुई है 13.31 में कि 4 1H1 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव 4He2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 गामा फोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रिनोज प्लस 6 गामा फोटॉन्स प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये आपको एग्जैक्टली रट्टा मारना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती हैं। तो कुछ रिएक्शन प्लीज़ इसमें याद रखेंगे, ये जो 1 2 3 4 वाला है ये याद रखेंगे। कभी कभी इस पर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन अगर आ गया, वैसे आते नहीं है यूजुअली इस पर क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, लेकिन अगर आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके पहले ड्यूट्रियम बना रहे हैं, फिर ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन मिलके He3 बना रहे हैं, फिर He3 और He3 मिलके He4 और प्रोटॉन्स बना रहे हैं। तो ये कंप्लीट रिएक्शन उसके नीचे लिखी हुई है। तो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो NCERT प्लीज पढ़ेंगे, इसमें और भी चीज़ें NCERT में जो कि NCERT में और भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ इसकी NCERT पढ़ेंगे। और NCERT पढ़ के अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो वो लाइव सेशंस में या फिर डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो मैं वेव ऑप्टिक्स के साथ कराऊंगा। वेव ऑप्टिक्स के साथ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, वो न्यूक्लियर फिजिक्स से ही रिलेटेड है, एटॉमिक फिजिक्स से एक्चुअली रिलेटेड है, लेकिन उसमें थोड़ा वेव नेचर भी चाहिए, तो वेव ऑप्टिक्स के साथ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड के कैप्चर। तो के कैप्चर इज़ अ वेरी रेयर रिएक्शन। के कैप्चर जो है इट इज़ अ वेरी रेयर रिएक्शन, बहुत रेयरली ये रिएक्शन होती है, NCERT में नहीं दी हुई है, इसलिए मैं इसको एंड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि NCERT में मेंशन नहीं है। तो इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी वेरी लेस, लेकिन आपको फिर भी जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि के कैप्चर नाम की भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो अभी तक हमने अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्शन देखी थी। के कैप्चर जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन तब होती है जब के शेल का इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए, जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो मूव करते हुए न्यूक्लियस के अंदर ही एंटर कर जाता है। तो ये बहुत रेयर होता है कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये हमारा के शेल है, ये एल शेल है, तो के शेल में हमारे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर एल शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर बाहर वाले शेल में भी होंगे। तो बहुत रेयरली ये जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाता है। बहुत रेयरली ये न्यूक्लियस के साथ एक तरीके से न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है, तब इसको बोला जाता है के कैप्चर। तो यहाँ पर होगा क्या, फिर ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये मिलके जो है ये मिलके बन जाते हैं न्यूट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो साथ में रिलीज होता है, मतलब, और ये न्यूट्रॉन फिर न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। तो एक तरीके से प्रोटॉन का नंबर एक कम हो जाएगा और न्यूट्रॉन एक तरीके से जो आएगा वो बाहर नहीं निकलेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है एक तरीके से। तो जैसे हमारा ये डॉटर न्यूक्लियस है, तो डॉटर न्यूक्लियस जो है ये
कन्वर्ट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मिक्स होगा इसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन मिक्स होगा इसके साथ, तो यहाँ पर जो मदर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, इट विल बी Z-1a प्लस न्यूट्रिनो प्लस देयर विल बी सम एनर्जी विल रिलीज, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मास जो होगा वो ज़्यादा होगा राइट हैंड साइड के मास से, तो देयर विल बी मास डिफेक्ट, और इस मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अब जैसे जो मास डिफेक्ट है अगर वो कैलकुलेट करना भी चाहें तो इसका न्यूक्लियर मास प्लस इसका मास है Me और इसका मास है इसका न्यूक्लियर मास, तो मास डिफेक्ट, अब न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मासेस में रिलेशनशिप यहाँ कि न्यूक्लियर मास ऑफ X विल बी एटॉमिक मास ऑफ X माइनस ZMe, Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, फिर न्यूक्लियर मास ऑफ Y इज एटॉमिक मास ऑफ Y माइनस Z-1me। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मास डिफेक्ट अगर निकालना चाहें K कैप्चर की तो हो जाएगा mx प्लस Me माइनस My, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा M। तो ये डेल्टा M अगर कैलकुलेट करें, mx की जगह मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक मास ऑफ X माइनस ZMe प्लस Me माइनस एटॉमिक मास ऑफ Y प्लस Z-1me। तो अगर देखेंगे तो माइनस ZMe इस प्लस ZMe से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस Me और प्लस Me भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सिंपली आ जाएगा mx माइनस My। तो दिस इज मास डिफेक्ट इन K कैप्चर। अगर K कैप्चर होता है तो ये मास डिफेक्ट आएगा, तो बहुत रेयरली ये होता है, लेकिन कभी कभी बहुत बहुत रेयर ये होता है कि ऐसा होना यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं हमारे उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट छोड़ के न्यूक्लियस के अंदर जाना इट इज़ वेरी वेरी रेयर, ये होता नहीं है यूजुअली। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड K कैप्चर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट इन NCERT, तो ये आने के चांसेस आर वेरी वेरी लेस, ठीक है। एडवांस में कभी आ सकता है, जी एडवांस में, नीट और मेंस में आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर फिनिश हुआ हमारा। इसके आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जो कि बचे हुए चैप्टर्स इजी हैं, थियोरेटिकल हैं, तो उनको हम जल्दी से फिनिश करेंगे। तो उसके लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेक्चर्स देखना उसके बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो बुक्स में लिखी तो होती हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं होती, तो वो हम लेक्चर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।